नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि आज के इस दौर में फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि चौथा स्तंभ या फिर मीडिया की अगर बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। और यही कारण है कि भारतवर्ष में 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे भी मनाया जाता है। और ये दिन न केवल समर्पित है उन सभी योद्धाओं के लिए जो अपने कार्यक्षेत्र में न्यूज कवर करते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, ये जो एक नया डोमेन सामने आया है, सोशल मीडिया की अगर बात करें, डिजिटल मीडिया की अगर बात करें, कितना महत्वपूर्ण ये दिन। और खासकर जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें तो किस प्रकार हम सब जानते हैं कि कई जो पत्रकार हैं उन्होंने अपनी शहादत भी दी है अपनी बीट्स को कवर करते हुए। कितना महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर के संदर्भ में निकल के सामने आ रहा है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है जिनका परिचय, जिनका तारुफ आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे बिल्कुल साथ में बैठे हैं श्री सोहेल काजमी जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जम्मू कश्मीर को पिछले कई सालों से अपनी नब्ज से, अपनी पत्रकारिता से आप देख रहे हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री अनिल भट्ट जी। आप ब्यूरो प्रमुख हैं पीटीआई जम्मू के। मेरे लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम प्रोफेसर राबिया गुप्ता जी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जम्मू। और पत्रकारिता की अगर बात करें तो किस प्रकार जो एक रॉ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक दिशा देकर प्रोफेशनली जर्नलिस्ट या फिर पत्रकार सामने आ रहे हैं, उस पर अपना मंथन रखेंगे। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं प्रोफेसर बीबी आनंद जी। आप प्रिंसिपल हैं मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज के, किसी परिचय के आप भी मोहताज नहीं है, शिक्षाविद हैं और जम्मू कश्मीर के हालात से बखूबी आप वाकिफ हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। काजमी साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, कितना महत्वपूर्ण दिन, खासकर ये दिन समर्पित है उन सभी पत्रकारों को, न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि भारतवर्ष और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कहीं ना कहीं ग्लोबल रिपोर्टिंग इस ग्लोबल विलेज में करते आए। सर, पहले तो विवेक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस दिन को मनाने के लिए हम सबको यहाँ बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आपको मुबारक है कि ये बहुत कम जर्नलिस्ट हैं जो इस दिन पे चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरी मुबारक ये है। तीसरा ये है कि नेशनल प्रेस डे है, हम सबको मुबारक है, क्योंकि दिन कोई भी किसी भी सिस्टम को मनाने का हो या किसी भी इंस्टीट्यूशंस को मनाने का हो या किसी भी इदारों को ग्लोरीफाई करने का हो, उसके पीछे एक मकसद होता है। और मकसद ये है कि हम, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो लोग इस फील्ड में काम करते रहे, भारत को बनाने के लिए, जम्मू कश्मीर को संवारने के लिए, कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे, कुछ लोग शहीद हो गए, कुछ लोग ना जाने किन हालातों की वजह से इस दुनिया में नहीं है। लेकिन यह है कि प्रेस, मैं समझता हूँ, एक बहुत बड़ा ब्रिज है, खासकर जम्मू कश्मीर में। मैं तो 30-35 साल से जम्मू कश्मीर में काम कर रहा हूँ और 87 ऑनवर्ड्स, 88 ऑनवर्ड्स में देख रहा था कि कभी कभी उस वक्त तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, 96-7 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ जम्मू कश्मीर में। लेकिन प्रिंट मीडिया जो था वो बहुत कुछ लिखता था, बड़े बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट लिखते थे, लेकिन दिल्ली सुनता नहीं था कि ह्यूमन राइट वायलेशन क्या होती है, सीज फायर वायलेशंस क्या होती है, इन्फिल्ट्रेशंस क्या होती है, लोग कैसे मर गए, किस तरह हालातों में जम्मू कश्मीर गुजरता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मीडिया का रोल बढ़ना शुरू हो गया और मीडिया एक बड़ा वाइब्रेंट ब्रिज बना, ये दर्शाने के लिए कि वाकई ही कि जम्मू कश्मीर ने बहुत कुछ खोया है, जम्मू कश्मीर में बहुत एक जनरेशन हमने खो दी है, और बहुत सी चीजें जिस पे केंद्र की सरकारें और पूरी दुनिया की नजर जम्मू कश्मीर में पड़ती थी, उसी के संदर्भ में बहुत से लोगों ने कश्मीर में, मुश्ताक साहब थे, कुछ और लोग थे, हमारे यूसुफ जमीर साहब के घर पे अटैक हुआ, जम्मू में कुछ लोगों पे अशोक सोडी ने हलाक हो गए, तो बहुत से लोगों ने जाने गंवाई। लेकिन इसका सतर बुलंद रहे। इस प्रेस डे पे हम उन सब शहीदों को तो श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन जो लोग वाकई हकीकतन इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा के, हमारे बच्चे बच्चियां, आज तो बेटियां भी बहुत खुशी से इस फील्ड में आ रही, तो उन सबको हम मुबारकबाद भी देते हैं, सलाम भी करते हैं। और ये काफिला जो है ये आगे बढ़ता रहे, क्योंकि मुल्क तभी बढ़ेगा जब मीडिया वाइब्रेंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि आगे और बढ़ेगा। वाइब्रेंट मीडिया की आपने बात की, अनिल जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। एक तवील एक्सपीरियंस आपका भी जम्मू में, जम्मू कश्मीर के हालात पर आपकी नजर है, किस नजरिए से इस दिवस को आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक इस दिवस का ताल्लुक है, पहले मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अपनी फ्रेटर्निटी को भी, और इस वाइब्रेंट देश की जो डेमोक्रेसी है, जो अनडिक्लेयर्ड फोर्थ पिलर है, उसकी तरफ से भी सभी को मुबारक है। जहाँ तक इस दिवस का ताल्लुक है, हमने इसकी फाउंडेशन में, इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा।
जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिस्कशंस की बात करते थे तो ये एक चौथा पिलर था। पहले डिस्कशंस जब हुई उस टाइम इसको फोर्थ पिलर की संज्ञा दी गई। तो लेजिस्लेटिव फर्स्ट पिलर था, एग्जीक्यूटिव सेकंड था, जुडिशरी थर्ड था और फोर्थ डेमोक्रेसी का जो पिलर था उसको मीडिया को दिया गया था। लेकिन जब वहाँ डिस्कशंस में ये उभर के आया कि फोर्थ पिलर जो होना चाहिए, इट शुड बी ए मॉनिटरिंग बॉडी फॉर ऑल द पिलर्स। उनको अगर क्रिटिसिज्म करना है, उनको सजेशन देनी है, उनकी खामियां उठानी है, लोगों को रिप्रेजेंट करना है, ये मीडिया का रोल दिया गया था। तो इसलिए उसको बाद में एज अनडिक्लेयर्ड फोर्थ पिलर की संज्ञा दी गई, क्योंकि अगर उसको भी फोर्थ पिलर उसमें तस्लीम किया जाता तो ये एक ऑप्शनल ऑर्गन बन जाता ऑर्गेनाइजेशन का। बट इसको एक एज वॉच डॉग की संज्ञा दी गई है ताकि इट विल बी हैव अ सुपरवाइजरी रोल and find out what all wrongs are going in the basic three pillars of the democracy in the country. That was the basic aim. उसके बाद में ये मीडिया का जो ऑटोमेटिकली जो इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद में उसका मीडिया का बूस्ट हो गया। उसके बाद में जब अब मीडिया की रिपोर्टेज होने लगी, काफ़ी लोगों को ये उस टाइम एहसास हो गया यहाँ पे एक वॉचडॉग बॉडी नहीं है मीडिया को देखने के लिए। क्योंकि अगर मुझे कोई किसी रिपोर्टेज से प्रॉब्लम होती थी या मैं समझता था ये मैलिशियस रिपोर्टेज है, लेकिन कोई बॉडी उस टाइम नहीं थी कि उसको आप वहाँ पे कंप्लीट करें। क्योंकि मीडिया एक इतना पावरफुल अंग था, एक इतना पावरफुल बॉडी थी कि जिसके खिलाफ ना लेजिस्लेटिव ना एग्जीक्यूटिव उसके खिलाफ चला जाता था। तो जुडिशली जनरली अवॉइड करते थे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉसेस, दे वुड नॉट अलाउ दैट। सो फर्स्ट रिकमेंडेशन जब डिस्कशंस हो गई तो फर्स्ट रिकमेंडेशन वाज इन 1955 कि इसमें कोई एक बॉडी बननी चाहिए जो बॉडी एटलीस्ट उसको एज ए सुपरवाइजरी रोल हो। हम अगर कंप्लेंट्स करनी है कि मीडिया की रिपोर्टेज कहीं गलत हुई है या किसी को मेलाइन किया है, सो आफ्टर 10 years on this day only in 66 the Press Council of India came into being, and so we are celebrating that day today as a watchdog over the entire activities of media. तो ये एक तरीके से तो एक वॉचडॉग का रोल निभा रही है। इस दिन पे एक एडिशन हो गया मीडिया का जहाँ पे आपको एक वाइब्रेंट मीडिया का देखने का, यानी बैलेंस्ड रिपोर्टेज, जहाँ तक आप एक तरीके से उसी बॉडी का ये काम है कि वो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का एक फ्रीडम के तरीके से रन करने लगे मीडिया को। दूसरे तरीके से उसको, ऑल्दो मैं ये समझता हूँ कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक इन ए वे रिकमेंडरी बॉडी है। इट्स लाइक ए टूथलेस, इट डजंट हैव ए जुडिशियल पावर्स और पावर्स टू एक्चुअली टेक एक्शन अगेंस्ट द मीडिया हाउसेस। सो मुझे लगता है इन द करंट फ्रेमवर्क, जब हम मीडिया की जर्नी, अब मेरी खुद की जर्नी 33 years मीडिया में हो गए, तो आई हैव सीन फ्रॉम ए ब्रॉडशीट टू द ब्रॉडकास्ट मीडिया। तो जो हम एक अल्फाज चुन के एक ब्रॉडशीट्स निकालते थे, वहाँ से ये जर्नी आज की डेट में मोबाइल पे आ गई है। मे बी टुमारो इट विल चेंज द फ्रेमवर्क बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी सेकेंड। टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया ये वर्ल्ड। सो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अंग आपका आ गया, दैट इज डिक्लेयर्ड ऑर्गेनाइज्ड मीडिया एंड अनऑर्गेनाइज्ड मीडिया। ब्रॉडकास्ट में आपके तीनों फैक्टर्स आ जाते हैं, चाहे वो ब्रॉडशीट हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, न्यूज़ एजेंसीज हो गई, या आपके साथ में ब्रॉडकास्ट ग्रुप के जो टीवी चैनल्स हैं, दे आर द मेन स्ट्रीम मीडिया एंड दे आर गिविंग लाइसेंस एज पर देयर अकाउंटेबिलिटी। बट वहाँ से सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड मीडिया सेक्टर है वो सोशल मीडिया हो गया। सो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट शुड नीड some kind of legislation, some kind of mechanism so that it puts a cap on everything what you report, because कभी कभार सेंसिटिविटी का भी मामला होता है। अनिल जी, कई चीजों का आपने खुलासा किया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर बात करें, आज ये दिन उसकी स्थापना भी हुई थी। रावी जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, कितना महत्वपूर्ण ये दिन भारतवर्ष के इतिहास में, जिस अनिल जी ने ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव तो जिक्र किया, लेकिन किस नजरिए से आप उसको देखती हैं?
थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कॉलिंग मी टू दिस शो, और जहाँ पर इतने वेटरन लोग मेरे साथ बैठे हैं, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू शेयर समथिंग ऑन दिस टॉपिक विच इज़ सो रेलिवेंट। और मुझे लगता है कि इस डे को सेलिब्रेट करना, पास्ट में जाना, उसका रेलेवेंस प्रेजेंट में देखना, ताकि हम देख पाए कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड व्हाट ऑल वी नीड टू शेप अप द फ्यूचर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मीडिया एज वेल एज एकेडमिक्स, मीडिया एकेडेमिया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कशन पैनल जो आपने बनाया है वो बहुत ही अच्छा बनाया है, सो आई कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट। अब मुझे लगता है ये डे, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रेट दिस डे सो दैट आवर बडिंग जर्नलिस्ट ऑल्सो नो द हिस्ट्री, कि इसको फॉर्म करने का क्या मकसद था और हम उस मकसद में कहाँ तक पहुँच पाए हैं कि नहीं पहुँच पाए हैं। Although we are saying कि press media is the fourth pillar, but आज के टाइम में social media which is acting as a fifth pillar also needs to be monitored and checked, right? और जो हर बारी थीम रहता है प्रेस डे का, इस बारी है changing role of press। सो इन द कमिंग टाइम्स डिजिटल इंटरवेंशन की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए कैसे प्रेस जो है अपने आप को सरवाइव कर पाएगी, अपनी पोजीशन को रिटेन कर पाएगी, अपनी कंटेंट क्रेडिबिलिटी, कंटेंट ओरिजिनलिटी को रिटेन कर पाएगी आने वाले टाइम में, मुझे लगता है हमें थोड़ा सा जो है उस डायरेक्शन में भी देखना पड़ेगा कि हम कैसे अपने कंटेंट और क्रेडिबिलिटी को लूज ना करते हुए हम अपने गाइडलाइंस को उस तरह से बनाएं ताकि हम ये फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ये जो सब न्यू एलिमेंट्स आने लग गए हैं, दीज वर नॉट पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, सो टू से। फेक न्यूज़ मतलब हम आजकल ये बोल रहे हैं कि न्यूज़ भी फेक हो सकती है। सो दीज आर सम ऑफ द deviations that have come in, so again we will have to look कि कैसे ये डिविएशंस को हम हटा सके। सो आई थिंक इस डे की इम्पोर्टेंस मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, इंट्रोस्पेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम ये डिविएशंस कहाँ से आई हैं और कहाँ से इनको वापस अपनी जगह पे भेज सकते हैं, ताकि हम अपनी प्रेस की क्रेडिबिलिटी को इन फ्यूचर भी रिटेन करके रख सकें। दिस इज द लेगेसी वी आर गोइंग टू गिव इट to our journalists for writing, right? And writing is the mother for all when it comes to media. अगर वो अच्छा सोच कर अच्छा लिख नहीं पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर लॉन्ग रन में सरवाइव कर सकते हैं सिर्फ एक सोशल मीडिया के यूज़ करके। सो मुझे लगता है कहीं पे हमें वो भी चेक करना पड़ेगा, चेक्स एंड बैलेंसेस को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम गिविंग रिकग्निशन जो हर साल हम करते ही हैं, we keep giving recognition, awards to the journalists who do the credible work. Apart from that, we also need to check how the content is being created, not just curated. So I think I will sum up with that. और सब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर रावी जी ने कही है, कंटेंट क्रेडिबिलिटी के यहाँ पर जिक्र किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो मीडिया पत्रकारिता की भूमिका कहीं ना कहीं समाज में एक वॉचडॉग की रही है, लेकिन समय के साथ डायल्यूशन, कंटेंट क्रेडिबिलिटी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस वक्त निकल के आया है। सर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि आज की डेट में इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना ज़्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट। और एक अभी जैसे सर ने बोला कि इतना ज़्यादा फ्लो होता है कि आपको ये नहीं पता लग रहा कि ये सही है या गलत है। और फेक न्यूज़ की बात की, इंफॉर्मेशन की बात की, डिसइंफॉर्मेशन की बात की, तो कहने का मतलब ये है, आज मुझे लगता है जैसे मैम ने बोला कि आज चिंतन और मंथन करने की ज़रूरत है, कि आज मुझे लगता है आज के दिन आप लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए कि आने वाले टाइम में हम ये ना हो कि ये हमारे लिए एक ऐसा प्रेषण चिन्ह बन जाए कि जिसको हम सॉल्व ना कर पाए, या ये चीज़ किसी तीसरी, जिसको हम फोर्थ स्टेट बोलते हैं। मैं तो इसको मैं अगर आप मेरी तरफ एज ए टीचर अगर आप मेरे को देखें, मैं इसको फोर्थ स्टेट नहीं मानता, क्योंकि रेनेसेंस जब शुरू हुआ, रेनेसेंस जब आया, तो मैं तो इसको फर्स्ट पिलर मानूंगा, जिसकी वजह से सारे वर्ल्ड को एक दूसरे का पता लगा। अदरवाइज एवरीबॉडी वाज लिविंग इन आइसोलेशन।
दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रेस एंड मीडिया। और उसके बाद आज की डेट में हमारी इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में जो आपका रोल रहा, लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी एक इसके फायदे तो हैं ही, इसके नुकसान से भी हमें सचेत रहना पड़ेगा। ये डबल एज स्वॉर्ड है, बिल्कुल मेरा यही मानना। सुहेल साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज के दिन की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में इसकी प्रासंगिकता की, रेलेवेंस की अगर बात करें, किस नजरिए से देखते हैं? एक वो दौर भी था जब जम्मू कश्मीर में गिने चुने पत्रकार हुआ करते थे, आज एक समुंदर नजर आता है, क्या कहेंगे? समुंदर तो है, लेकिन जिस तरह मैम ने कहा कि उस समुंदर में कौन सही मछली है और किस तरह की मछली है, वो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है। येलो जर्नलिज्म और एक इजी एक्सेस कि अगर कोई काम नहीं मिल रहा है, अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो जर्नलिस्ट ही बन जाते हैं, तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। बहुत से बच्चे बच्चियां आते हैं, एक तो अच्छी बात है कि बच्चे बच्चियां इसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन किस तरह से इसमें आना चाहिए, क्या तरीकाकार है जर्नलिस्ट बनने का, किस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, इसी के लिए मैम आज IIMC या जर्नलिज्म के कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए जम्मू कश्मीर में, तो वो चलन खत्म हो गया। सीखने सिखाने वाला चलन जो है आज की जनरेशन में खत्म हो गया, और वो बड़ा एक बैड एलिमेंट है किसी भी प्रोफेशन के लिए। उसी का झटका जो है इस प्रोफेशन को लगता है कि जो बच्चा आज तो ऐसा हो गया कि हस्बैंड वाइफ शाम को अगर लड़ाई हो जाए तो एक जर्नलिस्ट बन जाता है, एक माइक लेता है और उसका इंटरव्यू करना शुरू कर देता है। तो आज तो मुसीबत हो गई कि जर्नलिज्म को आपने कहाँ किस सतर पे लिया है, और वो रिकॉर्डिंग है और ये इंटरनेट, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, इनका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, इनके दोस्ती सारी पूरी जर्नलिस्ट बरादरी के साथ है, तो ये समझ सकते हैं कि वो जर्नलिज्म और 10 साल पहले का जर्नलिज्म और आज जर्नलिज्म, देखिए लिखना पढ़ना तो आता ही नहीं, लिखने का तो रिवाज ही खत्म हो गया। तो आप स्टोरी क्या फाइल करेंगे, उसकी एडिटिंग क्या होती है, बाईलाइन क्या होती है, एडिटोरियल क्या होता है, इंडेंट क्या होता है, ये सब चीजें तो पता ही नहीं आज के बच्चों को, और उसके लिए कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है, ना सरकार की तरफ से, ना कोई प्राइवेट ऐसा सिस्टम है जिससे कि आप उनको सिखा सकते हैं, ना ही उनको सीखने का शौक है। तो सीखने का शौक ही नहीं है तो सीखेंगे कैसे? तो वो एक बड़ा झटका लगता है। येलो जर्नलिज्म हर मुल्क में है, अमेरिका में भी है, लेकिन कोई आधा % होगा, 1% होगा, लेकिन भारत जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें ये जो सोशल मीडिया का जो बार बार आप जिक्र करते हैं, उसने तबाही कर दी है। तो वो फैक्चुअल जर्नलिज्म साइड पे रह जाता है, जब तक वो सेंसेशनलाइज करते हैं, जब तक वो TRP करते हैं, जब तक वो देखते हैं शाम तक मेरी बाईलाइंस, मेरी स्टोरी जो है 2 लाख 5 लाख 10 लाख लोग दे चुके हैं, तब तक तबाही हो चुकी होती है, और वो समाज में उसका बड़ा रॉन्ग मैसेज आता है। उसको चेक करने के लिए सरकार को हमने बहुत बार कहा, मैं यहाँ 1-2 गवर्नर्स जो पहले थे उनसे भी रिक्वेस्ट की कि कोई ऐसी बॉडी बनाइए, जर्नलिस्टों की बनाइए, गवर्नमेंट की तरफ से बनाइए, जो मॉनिटर कर सके कि क्या तरीकाकार है सोशल मीडिया को भी रन करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं बनाते हैं लेकिन बनी नहीं। लेकिन ये है, चेक एंड बैलेंस जब तक नहीं होगा, क्योंकि मीडिया को हमेशा सारे सेक्टर्स का एक आईना कहा जाता है, क्योंकि वी हैव टू रिपोर्ट एवरीथिंग, और लोगों की नज़र जो होती है मीडिया पे होती है। कोई चीज़ अगर किसी से कंफर्म नहीं होती तो मीडिया के आधार से उसको कंफर्म करते हैं, और अगर मीडिया ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा या मीडिया ही इस टाइप की रिपोर्टिंग करेगा तो उससे समाज जो है टूटता है, रिलीजन्स के बीच में एक डिवीजन आती है और बहुत सी नेगेटिव चीज़ें प्रिवेल होती हैं। उसको चेक करने के लिए मैं समझता हूँ आज के दिन इतने बड़े जो नेशनल प्रेस डे हम मनाते हैं, इस पे ही एक प्लेज करना चाहिए कि हम ये जो बीमारी जो एक कैंसर की तरह बढ़ रही है समाज में और पूरे भारत में, उसको कहीं ना कहीं चेक करना चाहिए, और सरकार को बिल्कुल मिलना चाहिए कि इसके लिए कोई चेक एंड बैलेंसेस बनाइए, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से हो, जम्मू कश्मीर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से हो, जैसे भी हो, अच्छे लोगों की कमेटी बना के सर्टन करे कि सोशल मीडिया के भी एक कुछ लवाजमात हैं, कोई एक बाउंड्रीज हैं, कोई एक लिमिटेशंस हैं, कोई एक तरीकाकार है एक जर्नलिस्ट बनने का। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें भारत जिस तरह से बढ़ रहा है वो क्रेडिबल जर्नलिस्टों की वजह से बढ़ रहा है। आप देखिए कि एक कार्टूनिस्ट का एक अपना बड़ा नाम है, और यहाँ हिंदुस्तान ऐसा है कि कार्टूनिस्ट R. लक्ष्मण पद्मश्री से नवाजे गए, बरखा दत्त को पद्मश्री मिला, कुलदीप नैयर साहब थे, बहुत से ऐसे लोग हैं, खुशवंत सिंह साहब थे, ये वो लोग हैं जिनसे मैं खुद भी मिला हूँ। ये ऐसे लोग थे कि जर्नलिज्म के मुकाम को उन्होंने वो इज्जत बख्शी है पूरी दुनिया में, जिसकी चर्चाएं, जिसकी बातें आज भी होती हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो स्काई इज द लिमिट इन एनी प्रोफेशन, बट ये है अकाउंटेबिलिटी इज मस्ट, ट्रांसपेरेंट जर्नलिज्म हो, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म हो, और वो फायदा देता हो समाज को और पूरे मुल्क को, उस पर चर्चा होनी चाहिए।
अनिल जी, आनंद साहब ने एक चीज़ का जिक्र किया कि डबल एज वर्ड, और मुझे याद है कि एक ज़माना वो भी था कि जम्मू कश्मीर के सिनारियो की अगर बात करें, खासकर जम्मू की, बलाजपुरी साहब एक स्तून हुआ करते थे, और भारतीय विद्या भवन से स्टार्टिंग जहाँ से जर्नलिज्म की शुरुआत हुई, और उसके बाद अभी तो कहीं, चाहे हम जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, आईआईएमसी की बात करें, तो प्रोफेशनलिटी वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं। लेकिन शुरुआत भारतीय विद्या भवन, उस वक्त एडमिशन और इवनिंग क्लासेस चलती थी, मेंटरशिप भी उस वक्त हुआ करती थी। क्या आज उन मेंटर्स को हम भूलते जा रहे हैं, या फिर एक डायल्यूशन नजर आ रही है? देखिए, अगर आज के जर्नलिज्म की बात करें, या जो यंग स्टूडेंट्स निकल के आते हैं और एस्पायर करते हैं जर्नलिस्टिक प्रोफेशन, जो पर्टिकुलरली आईआईएमसी से हैं या आपके जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी से भी जो पहले आते थे, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिफरेंस है वो मेंटरशिप तो है ही। क्योंकि मेजॉरिटी में जो निकल के आते हैं वो डायरेक्टली प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, और उनका जो प्लेटफॉर्म है वो डायरेक्टली सोशल मीडिया है। जिसने भी कैमरा उठाया है या जिसने भी रिपोर्ट एज ए रिपोर्टर बना है, तो वो कुछ भी बोल दें। इनफैक्ट अगर आप जुडिशरी का क्रिटिसिज्म भी करें कि कंटेंट इतना है, जैसे उन्होंने फरमाया कि कंटेंट का जो फ्लो है वो इतना है कि आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते। आप एवरी घंटे में मोर देन लैक्स ऑफ टीबीज ऑफ डेटा इज जनरेटेड, तो उसमें जो आपका मॉनिटरिंग एलिमेंट है, मुझे नहीं लगता कि वो उस तरीके से आप उसको मॉनिटर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहला स्टेप, जो चाहे वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात हो या जो एजुकेशन बॉडीज हैं, जो मीडिया या इंस्टीट्यूशंस हो, उनका सबसे बड़ा पहला कदम ये होना चाहिए कि देयर शुड बी ए ब्रॉडकास्ट पॉलिसी। यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज न्यूज, ताकि आप न्यूज को रेस्ट ऑफ ओपिनियंस से अलग करें। क्योंकि उसका इफेक्ट जो आप देख रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ टीवी चैनल्स आल्सो कैरीज अ ओपेड टीवी एलिमेंट। क्योंकि न्यूज जो, जहां तक न्यूज का है, दैट इज माय राइट एज टू रिपोर्ट व्हाट इज इन द ग्राउंड। वो रिपोर्ट में मैंने अपनी ओपिनियन नहीं रखनी है, दैट इज सेपरेट। यू कैन राइट फॉर द ओपेड पेजेस, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप राइट कर सकते हो मैगजीन्स के लिए। तो ओपेड कंटेंट आज की डेट में आपको ये इनफैक्ट दिस इज अ रिसर्च थिंग फॉर द इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईएमसी, बिकॉज आज की डेट में ओपेड जो न्यूज है ना, दैट इज मोस्टली डोमिनेटिंग एवरीथिंग। इट इज नॉट न्यूज, इट इज नॉट द रिपोर्टेज। रिपोर्टेज बहुत कम आज की डेट में होता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ओपेड कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। और जम्मू कश्मीर जैसे प्लेस की, जहां आपका दोनों चीजें हैं, सिक्योरिटी सेंसिटिव है, पॉलिटिकल का सेंसिटिव है, रिलीजियस सेंसिटिव है, तो जब आप रिपोर्टेज की बात करते हैं, यू हैव टू कीप नंबर ऑफ सेंसिटिविटीज इन व्यू। और अगर कंट्री की बात करें, जहां आप सेक्टेरियन एलिमेंट बहुत ज्यादा है, जहां पॉलिटिकल डिवाइड बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अगर अलग अलग आज जर्नलिज्म की संज्ञाएं दी, कोई आप पीस जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली जर्नलिज्म और रिपोर्टेज इज वन, न्यूज इज वन, रेस्ट इज ऑल opinions. That is my opinion or anybody's opinion. But when you add that opinion to your news, it does not remain as a news. It remains something, you become an advocate, you become a judge, and you deliver lectures also. So, सबसे important चीज, what is news, has to be defined in the broadcast policy. There should be a broadcast policy from Government of India. मैं अपनी लेवल पे जो एक्रेडिटेशन कमेटी है, या मैं सब कमेटी में, गवर्नमेंट की दोनों कमेटी में मेंबर है, एफर्ट्स वेर मेड, उसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उसमें ब्रॉडकास्ट पॉलिसी यहाँ बनाई है, बट किस लेवल पे वो रुकी हुई है, आई थिंक दैट नीडेड टू बी स्पीडेड अप। तो आपको डिफाइन करना पड़े हु इज जर्नलिस्ट। उसके लिए एटलीस्ट जर्नलिज्म का एक, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, व्हाई यू वांट टू बी ए जर्नलिस्ट, पहला क्वेश्चन अगर पीटीआई में जाना होता है तो आपको उसमें 200 वर्ड्स का वो लिखना है, व्हाई यू वांट टू बी ए जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट की मीनिंग भी क्या है। तो सेकंड है कि आपको न्यूज़ रिपोर्टर बनना है, उसका एक मतलब है, एडिटर का एक रोल है,
बाकी सभी चीजों का रोल है, डिफाइंड है। बट अदर देन दैट आपको उनको भी रोल आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, बिकॉज सोशल मीडिया इज टुडे बीइंग ब्रॉडली यूज्ड फॉर मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन एंड काउंटर वॉरफेयर। वो चाहे पॉलिटिकल काउंटर वॉरफेयर हो, चाहे वो सिक्योरिटी काउंटर वॉरफेयर, सो नैरेटिव बिल्डिंग है। यू यूज एवरीथिंग फॉर द सिक्योरिटी, व्हाई शुड द गवर्नमेंट और एनीबडी एल्स मेक ए ब्रॉडकास्ट मीनिंग फॉर, बिकॉज दे यूज इट। एनीबडी, हर किसी बंदे को भी आप एक स्लांट देने की, न्यूज को स्लांट दिया जा सकता है। जैसे मैं जा रहा हूं किसी पे, आई एम रिपोर्टिंग, मैं उसको नेगेटिव साइड में भी दे सकता हूं, पॉजिटिव साइड, इट डिपेंड्स अपॉन मी। बट न्यूट्रलिटी इज आई हैव टू लुक ऑन द ऑल द एस्पेक्ट्स टू फाइल द स्टोरी एंड लेट द पीपल बी द जज। बट अगर मैं ही एक एडवोकेट खुद बन जाता हूं, मैं रिपोर्ट करता हूं, उसके एनालिसिस भी खुद ही करता हूं, देन जजमेंट भी आसान खुद ही करता हूं, तो देन दैट आई डोंट थिंक इज अ न्यूज। एंड मुझे लगता है कि न्यूट्रलिटी हम कहीं मिस कर रहे हैं। वी हैव टू रिडिस्कवर आवर ओन रूट्स, हाउ वी यूज टू राइट न्यूज, एंड प्योरली न्यूज हैज टू बी डिफाइंड। ये चीज नहीं है कि मतलब उसमें आप सभी चीजों को डिफाइन करेंगे। जो आधे घंटे में किसी रिपोर्टेज पे डिस्कशन में लंबा चौड़ा डिस्कशन देता है, आपको रिपोर्ट करना है, कोई इंसिडेंट होता है, चाहे ब्लास्ट क्यों ना होते हैं, उसके 2-3 पहले में मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं उसमें। 5 एलिमेंट्स तो यही जर्नलिज्म है ना। तो 5 एलिमेंट्स के बियॉन्ड एवरीथिंग इज डन, वो 5 एलिमेंट्स को छोड़ के। तो सही, वी नीड टू चेक एंड बैलेंस एंड क्रिएट दैट काइंड व्हाट इज न्यूज। सो दैट्स व्हाई जहां विटनेस की बात है, हम जहां जनरली जब ब्रॉडकास्ट ये विटनेस की बात करते हैं, वी डोंट हैव इंडियन क्रेडिबिलिटी नहीं है विटनेस पे, बिकॉज कोई भी सोचता है जिसने भी रिपोर्टेज लिखी है ये विटनेस, उसने अपना डाल दिया होगा उसका कोट। सो क्रेडिबल विटनेस इन फॉरेन लैंग्वेज इज समथिंग डिफरेंट। एंड शॉर्ट जो होता है, अगर आप फॉरेन मीडिया को देखेंगे, उनका शॉर्ट ना, दे विल नॉट चेंज दैट शॉर्ट। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप बंदे को लाते हो, उसको बोलते फेस इधर करना, ऐसे करना, तो आप वो रादर देन यू क्रिएट दैट न्यूज, यू प्रोड्यूस दैट न्यूज रादर देन दैट इज द न्यूज ऑन द ग्राउंड। एलिमेंट्स का जिक्र किया, 5 Ws एंड 1 H, जो बेसिक रूल है, कहीं ना कहीं उसको हम भूलते भी जा रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, इस वक्त जो आपका इंस्टीट्यूट है, किस प्रकार एक प्रोफेशनल तरीके से बच्चों को लाया जा रहा है बेहतर पत्रकारिता के शोबे में बेहतर कार्य करने के लिए? तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है हमारे इंस्टीट्यूशंस में या यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पर जर्नलिज्म का कोर्स जम्मू में थोड़ा लेट शुरू हो रहा है फॉर्मली तरीके से, बट लेट देर आ रहे हैं बट दुरुस्त आ रहे हैं। ये मैं कहना चाहूँगी कि ऑल्दो वी आर लेट बट वी आर कमिंग इन द राइट वे। वी आर ट्रेनिंग थेरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली, स्किल बेस्ड कोर्सेज करा रहे हैं हम, इंग्लिश, हिंदी और डिजिटल। सो लैंग्वेज पे स्ट्रेस है, जो कि आपने पास्ट में थोड़ी देर में देखा, थोड़े कुछ पिछले सालों में देखा होगा कि कैसे लैंग्वेज की डिटोरेशन हो रही थी। सो लैंग्वेज पे एम्फोसिस है। नोइंग योर 5 Ws, जो कि आपके सोशल मीडिया या वेब जर्नलिज्म आने से क्या हुआ, देयर वाज मोर ऑफ अ नैरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग। सो जर्नलिस्ट स्टार्टेड न्यूज में भी नैरेटिव स्टाइल लिखना शुरू हो गया था। वो भी एक डिविएशन थी जिसको हम अपने लेवल पे इन आवर स्कूल्स ऑफ जर्नलिज्म करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड थर्ड थिंग इज जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, राइट? सो वी आर गिविंग देम स्किल्स सो दैट वो ऑन फील्ड जब जाते हैं, ऑन जॉब जब जाते हैं, उनके पास वो स्किल्स हैं टू बी एबल टू क्राफ्ट the news stories, to be able to connect with the people on the ground, तभी तो वहाँ से वो बात करके उनसे अच्छी स्टोरीज निकाल पाएंगे। और स्टोरीज के आइडियाज कहाँ से जनरेट करने हैं और स्टोरी कितने डिफरेंट एंगल से लिखी जाएगी, इन सब की हम क्लासरूम ट्रेनिंग करते हैं। और अपने गेस्ट फ्रॉम द एकेडमिक, नॉट जस्ट फ्रॉम
और experts from the industry also come to our institution on weekly basis. तो उससे क्या होता है, उनकी hand holding at every stage is being done and being taken care of. और एक दो चीज़ों के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी. जैसे सर ने बोला कि we need to redefine news. मुझे लगता है we also need to redefine the scope of journalist. We need to redefine journalist because ये जब से portals आने लग गए हैं, amateur journalism या citizen journalism आ गया है, जिसने हमारे प्रोफेशनल जर्नलिज्म को भी कहीं पे चैलेंज किया है या प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के स्कोप को भी चैलेंज किया है. सो विद इन दोस टू चैलेंजेस व्हाट हैज मिस्ड आउट इज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जिस पे एम्फोसिस नहीं हो पा रहा. और दूसरा, हमारे यहाँ पर सिर्फ डिफेंस रिपोर्टिंग या पॉलिटिकल रिपोर्टिंग यही दो बीट्स नहीं है. द स्कोप फॉर जर्नलिज्म इज सो वास्ट हियर. हमें बाकी बीट्स को भी देखना पड़ेगा, जो कि पहले हम इतना बीट जर्नलिज्म पे फोकस नहीं कर पाए. सो वी हैव टू लुक एट वेरियस बीट्स, स्पेशली फाइनेंशियल बीट, फाइनेंशियल जर्नलिज्म. सो व्हाई डोंट वी लिटरेट आवर आवर जर्नलिस्ट. हमें उनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स उस तरह से करानी चाहिए कि दे नो अबाउट हाउ द मनी इज फ्लोइंग, वेयर द मनी इज गोइंग, राइट. एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाट counts, so we have to know how it counts, right. Apart from that, एक और बहुत important मुद्दा मुझे ये भी लगता है कि पहले it was very clearly defined the content and the ad ratio. But now, between the content and the ad ratio, there is another challenge, which is non-paid form of PR. So a lot of news is, a lot of coverage and a lot of news space is given to that. So that also needs to be checked whether it is compromising on news or any other good relevant stories. Are we compromising on that? So ये हम अपने लेवल पे क्लासरूम ट्रेनिंग with the help of the experts from the industry, ये हम अपने लेवल पे स्टूडेंट्स को करते हैं. But after they enter the industry, वहाँ पर भी checks and balance, तो ट्रेनिंग जो है ना, how it passes on, the legacy passes on है ना, वो hand holding on the job ट्रेनिंग पे भी मतलब डिपेंड करता है. हाउ वी ट्रेन आवर बडिंग जर्नलिस्ट एंड हाउ वी ट्रेन आवर फ्रेशर्स. आनंद साहब, जम्मू कश्मीर की पत्रकारिता को आपने बहुत क्लोज से देखा है और एक तवील एक्सपीरियंस आपका जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर है. चुनौतियां क्या नजर आ रही हैं और क्रेडिबिलिटी की अगर बात निकल के आ रही है, एआई भी आज एक बड़ा चुनौती है पत्रकारिता में, क्या कहें? अभी तो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मजा ले रहे हैं एंड दे आर अप्रिशिएटिंग इट, बट आई थिंक इट इज अगेन अ न्यू काइंड ऑफ disorder and the threat to the, not to the journalism but to every individual, and I think we are heading towards saturation. अब मुझे लगता है कि चीज़ें, हालांकि मैं इतना नेगेटिव नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन मशीन जब एक क्रिएटिविटी को ख़त्म करने की तरफ जा रही है, मेरा ये मानना है. इसके लिए मेरा ये सोच है कि मतलब आप मुंह से कुछ भी बोले वो आपको तैयार करके दे दे, न्यूज़ भी तैयार करके दे दे, है ना, आपकी आवाज़ भी निकाल के दे दे. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम ऐसा आएगा तो हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी. तो मतलब ये आज की डेट में जर्नलिज्म के लिए वो जर्नलिस्ट जिनके आपने नाम लिए या काजमी साहब ने नाम लिए, वो जर्नलिस्ट की एक इमेज, जिसने सारी उम्र संघर्ष किया, गुर्बत देखी, गरीबी देखी, है ना, आज उसको मुझे लगता है पैदल चल के कहाँ कहाँ जाके वहाँ से वो इंफॉर्मेशन डाटा इकट्ठा करके, आज तो सच और झूठ की ऐसी डिकॉटमी है जिसको मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट सर. मुझे लगता है इस प्रोफेशन के लिए खासकर. क्यों? क्योंकि आप जब हम बोलते हैं डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करना, पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने के लिए आपको झूठा या फॉल्स प्रोपेगेंडा या रॉन्ग नैरेटिव सेट करना, मुझे लगता है ये जाती ना हो जाए कहीं समाज के साथ. ये मेरा मानना है. बट सर, एक चीज मैं बिल्कुल संक्षेप में आपसे, बिल्कुल ब्रीफली आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ से आगे किस प्रकार एक रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं इन चुनौतियों को पार करने में? देखिए, जहाँ तक मैं किसी भी सिचुएशन में पेसिमिस्टिक नहीं रहता हूँ, जैसे उन्होंने फरमाया, क्योंकि जब हम कंप्यूटर्स जब आए थे या उसके बाद में जो हमने चीज़ें देख ली, सर ने भी देखी होंगी,
आज सीनियर मेरे फादर साहब 85 इयर्स ओल्ड है, वो स्मार्टफोन चलाते हैं। मुझे भी टाइम लगा वो पहले चलाने में, लेकिन वो चेंजेस का जो दौर है ना, जब आप एप्लीकेबिलिटी इंक्लूडिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बात करते हैं ना, ह्यूमन ब्रेन का कोई मुकाबला नहीं, पहला ये सोचना चाहिए। और जब हम कंप्यूटर्स की बात हमने सोचा है बस कंप्यूटर से सब कुछ करने लगेंगे, इट इज एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा नहीं होता। देयर आर मनी मोर थिंग्स, एडवांसमेंट हो जाती है। आज की डेट में हम जब देखते हैं ना, एवरी 10 मिनट्स के बाद में अपग्रेडेशन होती है जो एप्स है टेक्नोलॉजी की। आज की डेट में चिप्स का एडवांसमेंट होता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम होगी, रोग होगा कोई, चिप आप इनवाइट करें, चाहे किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, वो डिजीज कंट्रोल करेगा। वो चिप्स पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। उसके बाद में ब्रेन में चिप्स होंगी जो आप, ये चीजें भी मैं इतने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक नहीं, हम दूर की बात करें जिन चीज पे एडवांस रिसर्च हो रहे हैं डिफरेंट। और आज की डेट में यूएस हैज बिकम ए कंट्री जहां पे चिप रिसर्च सबसे बड़े पैमाने पे किया जाता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद ह्यूमन रेस, मतलब थिंकिंग ब्रेन्स की बात कर रहा हूं मैं आपको। जो आने वाले टाइम में मे बी चैलेंज हम थोड़ा सा ये ढूंढते हैं कि शायद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम न्यूज में देखते हैं या बाकी चीजों में देखते हैं, वो ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंसानों के रूप में कैसे होगी। यू कैन प्रोड्यूस सुपर ह्यूमंस, यू कैन प्रोड्यूस जो सबसे बेस्ट वॉरियर्स चिप्स करनी है, दे विल बी द फाइटिंग फोर्स। तो सो जो चीजें होती है ओवरऑल वो चेंज चलता रहेगा। एडवांसमेंट ये नेचर का चेंज है, नेचर का जो लॉ है दैट इज चेंज, सो इट विल ऑटोमेटिकली चेंज। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मुझे लगता है कि सबसे गवर्नमेंट को इस तमाम चीज को देख के ना आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा आपको मीडिया को, ताकि कल को जो पॉलिसी प्लानिंग एंड पर्सपेक्टिव, आज आप भी मेन स्ट्रीम मीडिया से ही अभी भी पॉलिसी प्लानिंग एंड पर्सपेक्टिव कंट्री का बनता है, जो चाहे वो चैनल्स हो चाहे वो न्यूज पेपर्स हो, उन्हीं के रिपोर्टेज से बनता है। सोशल मीडिया जो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उससे नहीं बनता। लेकिन ये जो पॉलिसी 3 Ps की बात कर रहा हूं मैं, उसके लिए आपको पॉलिसी उनको भी डिफाइन करनी, बिकॉज आप उस बाढ़ को नहीं रोक सकते हैं, बट आप उसको भी एक तरीके से उस सिचुएशन को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, ताकि आपकी जो रिपोर्टेज हो, आपका कंट्री का जो बैलेंस है, आपका जो संतुलन है, स्टेबिलिटी है, ये उन तमाम चीजों पे फैक्टराइज हो, ताकि आपका किसी को भी, जैसे हम सुबह मॉर्निंग में उठ के ही किसी की ओपिनियन चेंज कर सकते हैं, वो ओपिनियन चेंज ना करें, पब्लिक को थॉरोली ब्रेन वॉशिंग ना करें, एटलीस्ट वो एक फ्री एटमॉस्फेयर में गिव हिम ए गुड डोज ऑफ न्यूज रादर देन व्यूज। काजिम साहब, किस तरह बिल्कुल उसको सम अप करेंगे आज के इस दिन को, नेशनल प्रेस डे की अगर बात करें? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हर घर कायम है, हर मुल्क कायम है, हम भी कायम है, और उम्मीद अच्छी करनी चाहिए। आपकी डिबेट्स का यही रोल रहता है और यही एक संदेश रहता है कि वो लोग जो इसको देखते हैं, सुनते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग पीपल भी हैं संसार में और पूरे भारत में, जो इस चीज़ों को कहीं ना कहीं डाउन द लेन तक पहुंचाते हैं। और उम्मीद ही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से चैलेंजेस हिंदुस्तान में आते हैं, बहुत से चैलेंजेस हर दिन अडप्ट होते हैं, फिर भी मुल्क आगे बढ़ता है, हर इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ती है, हर यूनिवर्सिटी में बच्चे बढ़ते जाते हैं, हर कॉलेजेस में बच्चे बढ़ते जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कोई मैकेनिज्म बनेगा जो इसको भी चेक करेगा, और ये जो एक मिसकंसेप्शन है जर्नलिज्म की, वो ठीक होगी, और अच्छे बच्चे अच्छी तरह भारत को डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी दिन आएंगे और ये जर्नलिज्म एक और मजबूत ब्रिज बनेगा हिंदुस्तान को आगे लेने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में जो पत्रकारिता इट्स एन इवॉल्विंग फॉर्म, और कई चुनौतियों के बावजूद ये फल फूल रहा है। जरूरत इस बात की है कि जो पत्रकार हैं, चाहे जम्मू कश्मीर चाहे भारतवर्ष में, उनको बेहतर मेंटरशिप मिल सके, ताकि एक प्रोफेशनल तरीके से उस अप्रोच से वो जम्मू कश्मीर और भारत में काम कर सकें, और जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है वो और भी मजबूती से वॉचडॉग की भूमिका भारतवर्ष में निभा पाए। सोहेल काज़मी जी, अनिल भट्ट जी, मैम राविया जी और प्रोफेसर आनंद जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए आए, संवाद की इस अंक में आपने अपना समय निकाला, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद के आज के इस अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।